हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम T20। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मृदा या फिर सॉइल ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश की मृदा को कितने पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं, या इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किसकी कमी है, किस फसल के लिए उपयोगी है, किस क्षेत्र में कितनी मृदा कौन सी पाई जाती, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। यूपी जी के आप यहाँ से इस चैनल से कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम T20 से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सारी क्लासेस ऐड हैं। पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम है जिसमें भी यूपी जी के आती है, वो इन वीडियो से कवर हो जाएगी। जब ये सारी क्लासेस हो जाएंगी तो मैं एमसीक्यूज़ भी करवा दूंगी, तो यूपी जी के आपका पूरा कवर हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप इन क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए अपने। वैसे तो मैं PDF नोट्स अवेलेबल कराऊंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने इंक्लूड की वो मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आपको लिखना कम है, मैप से समझना ज़्यादा है, या कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। जो फैक्ट्स हैं उनको एक बार लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आप तैयार करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की मृदा में हमें समझना होगा सबसे पहले मृदा क्या होती, मिट्टी क्या होती है। आप जहाँ रह रहे हैं मिट्टी देख रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप शायद ना बता पाएँ। आपको पता होगा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अर्थ का, तो अर्थ के क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा, मतलब जो परतें हैं, सबसे ऊपरी परत एक ये रहेगी, इसके बाद दूसरी परत है और तीसरी, तो ये हो जाती है सबसे ऊपरी वाली सतह। दूसरी मेंटल को, तो ये है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर वाला पोर्शन होता है जो ऊपरी सतह है, यहाँ पर चट्टानें होती हैं। इनके अपर्दन से, अपक्षय से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो जो भी चट्टानें हैं उनके क्या होता है, अपक्षय मतलब टूटना फूटना, उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण या मृदा का निर्माण होता है। इतना आपको पता होगा। अब ये क्यों अपक्षय अपर्दन होता है, बहुत सी क्रियाएं होती है, जैसे जलवायु दशाएं, बहुत भारी बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या होता है, फिर तेज से धूप हो गई तो ऊपर की जो लेयर है वो टूटती फूटती रहती है, फिर बहाव के साथ जाकर के कहीं पर एकत्र हो गई। ढाल है तो भी आपने देखा होगा, तो क्या होगा, ढाल से बहने लगती है मिट्टी जब बारिश होती है, आपने देखा होगा। तो अक्षय अपर्दन एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, डिटेल में वहाँ पर देखेंगे। लेकिन जब हम चट्टानों की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा है, तो वैसे तो 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। तीसरा पार्ट मैंने इंक्लूड कर लिया है, क्यों किया है वो भी मैं बताऊँगी। आपको 2 मेन पार्ट पढ़ने होते हैं। गंगा यमुना का जो मैदान है, इसकी वजह से, गंगा के मैदान की वजह से, जो विशाल मैदान है, यहाँ पे गंगा और यमुना फ्लो होती है, दोआब क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैदानी मृदा का निर्माण होता है। दूसरा है दक्षिण के पठार की मृदा। ये मैप आपको दिख रहा होगा, मैंने ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले समझेंगे, ये शिवालिक रेंज है, हिमालयन रेंज आपको पता होगा। यहाँ पे बहुत सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अब ये प्रवाहित होती हैं तो कोई भी अगर पहाड़ है तो नदियाँ क्या करेंगी, यहाँ पे कटाव भी करेंगी, बह करके आ रही है कुछ, और ये ले आके नीचे इकट्ठा कर देंगी। निचले वाले रीजन में ढाल से आ रही हैं, यहाँ से आएंगी तो यहाँ पर इकट्ठा कर देंगी। अब जहाँ पर ये कंकड़ पत्थर इकट्ठा होंगे वहाँ पर ये नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। फिर ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था। फिर क्या होगा, ये अचानक से आपको बाहर दिखाई देंगी। जब बाहर निकलेंगी तो एक दलदल वाला क्षेत्र बन जाता है, तराई रीजन। ये मैंने इसकी मृदा क्यों इंक्लूड की वो भी बताती हूँ। भाबर और तराई रीजन, पहले अभी जो शरणार्थी आए या फिर रहने की जगह कम है, फसलों की जगह कम है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इस क्षेत्र को भी वृक्ष वगैरह लगा करके तराई क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है। इसलिए मैंने भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा भी ली है। अब भाबर से जब बाहर निकलेंगी तो दलदल वाले क्षेत्र में तराई रीजन बनता है। तो ये ऊपर का रीजन जो ये वाला क्षेत्र है, ये है भाबर, जहाँ पर कंकड़ पत्थर पथरीली जगह है। दूसरा है तराई, जो दलदल वाला क्षेत्र है। और इसके बाद जो गंगा नदी या जो नदियों की सहायक नदियाँ हैं, वो अपने साथ क्या करती, गाद, मिट्टी, सिल्ट सब बहा करके लाती हैं, जिसकी वजह से वो पाटने का काम करती हैं इन गहरी जगहों पर, जिसकी वजह से मृदा का निर्माण हुआ है या मैदानों का निर्माण हुआ है। और इसको हम बोलते हैं गंगा यमुना के मैदान की मृदा या गंगा का विशाल मैदान। ठीक है, अब देखते हैं ये पठारी भाग है, बुंदेलखंड वाला रीजन, बघेलखंड वाला रीजन। बुंदेलखंड में कुछ जिले आते हैं, लगभग 7 जिले। इधर ये बघेलखंड वाला रीजन भी आता है। देखिए, यहाँ पर है विंध्य पर्वत। अब विंध्य पर्वत द्वारा जो कुछ नदियाँ बहा करके आ रही, तो यहाँ पर भी कुछ मिट्टी लाने का कार्य करेंगी, मृदा का निर्माण करेंगी। तो इसकी वजह से तीसरी मृदा का निर्माण हुआ, दक्षिण के पठार की मृदा।
तो कुल 3 पार्ट में मैंने क्लासीफाई किया है। 2 मेन आपको ये पढ़ने हैं, लेकिन तीसरा मैंने इंक्लूड क्यों किया वो आपको बताया है। एक बार फिर से समझते हैं। ये पहाड़ों से देखिए नदियाँ बह करके आ रही हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रही हैं, जिसकी वजह से ये भाबर कंकड़ पत्थर वाला और दलदल वाला क्षेत्र जो ये दिख रहा है ये है तराई रीजन। समझ आ गया? क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में, जिसमें जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है वो भाबर और तराई रीजन में आ जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं भाबर और तराई में, मैप मैं पहले भी बनवा चुकी हूँ आप लोगों को, आप लोग देख चुके होंगे। मैप में लोकेशन ज़रूर देखा करिए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। भाबर और तराई रीजन में जो ऊपर वाले हैं वो तराई और भाबर में आ जाएंगे। जैसे कि यूपी का उत्तरी भाग मैंने बताया किस में आएगा, तो भाबर और तराई रीजन में। भाबर क्या है, तराई क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो भाबर और तराई रीजन है इसमें आपको बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहा करके ला रही, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे। तो पर्वत का, कोई भी पर्वत या पहाड़ है, इसका जो निचला क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, ये भाबर वाला रीजन कहलाएगा, जिसको हम पर्वत पदीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बालुओं के पत्थर होंगे या फिर कंकड़ पत्थर यहाँ पर मिलेंगे, तो इन्हीं से निर्मित होता है और जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। नदियाँ कुछ समय बाद फिर आपको बाहर मिलेंगी, तो दलदल वाला, नमी वाला क्षेत्र होगा, थोड़ा सा समतल होगा। अब कृषि की बात करें तो भाबर और तराई रीजन दोनों को देखते हुए कृषि की बात करेंगे तो जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, पथरीला होगा, ये कृषि के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा कि बिल्कुल उपजाऊ नहीं होगा, कंकड़ पत्थर वाला। लेकिन तराई रीजन की बात करें तो यहाँ पर इसके भाबर के कंपैरिजन में ये थोड़ा समतल होगा। कृषि के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कि अच्छी सी आप जो मृदा चाहते हैं वैसी तो नहीं होगी, लेकिन अभी पेड़ पौधे लगा करके इसको अच्छा किया गया है। तो दलदल और नमी वाला क्षेत्र, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी आपको हाई मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर भी मॉइस्चर, नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर मैं कृषि की बात करूँ तो समतल और कृषि योग्य भूमि है, तो किस तरीके की कृषि यहाँ पर हो सकती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो भी गन्ना है, धान है, जहाँ पर ऐसी गन्ना और धान याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ जिससे आपको नोट्स में लिखा रहेगा। तो गन्ना और धान के लिए काफ़ी सही है, गन्ना और धान। इसके नीचे एरो बना के मैंने लिख दिया। समतल और कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर गन्ना और धान उगाया जा सकता है या इनकी फसल हो सकती है। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन है। पहला आपने ये वाला रीज़न देखा, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसके जो आगे बढ़ेंगे, अब अगला गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो ये जो रीजन्स हैं ये किस में आ जाएंगे, मैदान क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा मिट्टी इसी में आती है, जो मृदा है हमारी यूपी में जलोढ़ मृदा, और सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा के मैदान की जो मृदा है उसको भी 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे हम कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदियाँ अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे अवसाद निक्षेप बहा करके लाती हैं, जो एक जगह में पाटती रहती है, और इसकी वजह से एक मैदान का निर्माण होता है। ये उपजाऊ मृदा होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर यूपी की बात की जाए तो यही मिट्टी पाई जाती है, जो कि कौन सी है, गंगा के मैदान की मिट्टी, जलोढ़ या कॉप मिट्टी। जलोढ़ या कॉप, कॉप भी लिख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे, जलोढ़ या कॉप मृदा इसका नाम है। इसको 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया, जैसे कि बांगर मृदा, नेक्स्ट है खादर। अब ये बांगर खादर क्या है, एक इमेज है आपके सामने, इसके ज़रिए से मैं पहले समझाऊंगी, फिर आपको जो लिखा हुआ वो समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले देखिए, जैसे ये पर्वत है, शिवालिक रेंज मैंने बताई थी, यहाँ से नदी बह करके आ रही है, अपने साथ बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा करके लाई काटते हुए और यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। जहाँ पे इकट्ठा किया इसको हम क्या बोल रहे हैं, भाबर, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों में ही ये नदी अंदर से गायब हो गई, दिखना बंद हो गई। फिर कुछ समय बाद ये बाहर निकलती हुई दिखाई देगी चारों तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा तराई रीजन। यहाँ पे दलदल होगा क्योंकि नदी फिर से दिख रही है, और इसको रहने योग्य या कृषि योग्य बनाया गया है। यहाँ पर प्लांटेशन और पेड़ पौधे लगा करके ये मृदा को उपजाऊ बनाया गया है। अब ये नदी जब आगे बढ़ती है तो ये जो बाढ़ वाला क्षेत्र, निचला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जा रही है, ये है जलोढ़, जो कि खादर है। खादर नई मृदा होगी, नदी आएगी, इसका बाढ़ क्षेत्र यहाँ तक है, इसके बाद जो पुरानी मिट्टी होगी वो पीछे बढ़ती जाएगी, जिसको हम बांगर बोलते हैं। तो ये पुरानी मृदा है, ये नई मृदा है। यहाँ पर ये गहरे क्षेत्र में पुरानी मृदा दिख रही है, ये माफ़ कीजिएगा नई मृदा दिख रही है, और ये पुरानी मृदा है जो ब्राउन कलर की दिख रही है, बांगर। इमेज से समझ में आया होगा कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। और या फिर मैं अभी तक भाबर, तराई, बांगर, खादर की बात कर रही हूँ, तो वो है क्या, इमेज इसीलिए मैंने ड्रॉ किया इस फिगर को, अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हमने बांगर और खादर देखा, 2 तरह की ये मृदा है।
बांगर मिट्टी, इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो हम दोमट कहते हैं, बलुई दोमट कहते हैं, भूंड भी कहते हैं। भूंड क्या होता है? तो रेत के ऊंचे ऊंचे कंकड़ वाले ये टीले होते हैं, या फिर पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको हम भूंड के नाम से जानते हैं। और जो पूर्वी वाला क्षेत्र है यूपी का, यहाँ पर इसी बांगर को हम उपरहार के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ नाम हैं। ये कम उपजाऊ है खादर के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर भी फसलें उगाई जाती, हर तरह की फसल के लिए उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर किन तत्वों की कमी है, किन की अधिकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नाइट्रोजन, कोई भी मिट्टी आपको दे दी जाए, सब में नाइट्रोजन की कमी है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी है, लेकिन फास्फोरस, चूना और ह्यूमस ठीक ठाक मात्रा में पाया जा रहा है। कम उपजाऊ है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उपजाऊ ही नहीं है, खादर से कंपेयर किया जा रहा है कि इससे कम उपजाऊ है। उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, और ये पुरानी मृदा, मैंने पहले ही बता दिया है बांगर के बारे में। बांगर वाला क्षेत्र समझ में आ गया जो भी है। अब देखते हैं खादर मृदा का क्षेत्र क्या है। यहाँ पर बलुआ, नूतन बलुआ, शिष्ट बलुआ, इन सब नाम से इसको जानते हैं। खादर में उर्वरा शक्ति बांगर की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ पर किन तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी है, लेकिन चूना, पोटास और मैग्नीशियम ठीक ठाक मात्रा में मिल रहा है। इतना याद रहेगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। खादर बांगर के कंपैरिजन में अधिक उपजाऊ है। निम्न भूमि का क्षेत्र है, नदी प्रवाह के आसपास का जो निचला क्षेत्र है वो खादर का है। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। और भूंड मैंने बता दिया है ये क्या होता है। इतना समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन करके याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहले हमने अभी तक क्या सीखा? पहला जो भाग है वो हमने क्लियर कर लिया है सबसे पहले कि इस सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। भाबर तराई की मृदा, गंगा यमुना के मैदान वाला, दक्षिण के पठार, तो ये भाबर तराई मृदा हमने देख ली सबसे पहले। जो दलदल वाला क्षेत्र है वो नमी युक्त वाला, वो तराई है। अब इस मैप में एक बार देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये रहा भाबर और तराई रीजन, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगला रीजन हम देख लेते हैं कौन सा है। ये है मैदानी क्षेत्र। ये जो जिले हैं ये गंगा के मैदान में आएगा। अब जो इसके निचले वाले क्षेत्र में आएंगे, जैसे कि ये बुंदेलखंड, बघेलखंड वाला, ये लाल मृदा, पीली मृदा, ये सब पाई जाती हैं। ये कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे? तो दक्षिण पठारी वाली मिट्टी में आएंगे। अब हमने पहला वाला क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा, गंगा के मैदानी क्षेत्र, इसमें कौन सी जलोढ़ या कॉप मृदा पाई जाती है, जिसमें बांगर या खादर मैंने समझा दिया है। ये इमेज भी दिखाई, इससे आप समझ गए होंगे। अभी नहीं क्लियर है बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर आप रिपीट करके देख लीजिए। अगली जो हमारे पास मृदा है अब वो कौन सी है? तो वो है दक्षिण के पठार की मृदा। दक्षिण के पठार वाले में बुंदेलखंड वाला रीजन आएगा और ये बघेलखंड वाला रीजन। यहाँ पर लाल या पीली मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में कई तरीके की मृदा पाई जाती है, उन सभी को देखेंगे वो कौन कौन सी मृदा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लाल या पीली जो बघेलखंड क्षेत्र में मिल रही है, ये लाल और पीली मृदा क्यों है, या इस कलर की हमें क्यों दिख रही है? आप सभी को पता होना चाहिए कि लौह तत्व की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड की जब अधिकता हो जाती है, इसकी वजह से मृदा रेड कलर की दिखने लगती, रेडिश कलर की। अब इसमें जब जल भर जाता है, नमी होती है, तब ये येलो कलर की दिखती है। जब जल की कमी होगी, ड्राई होगी, तो ये रेड कलर की दिखेगी। इसीलिए इसको लाल या पीली मृदा बोलते हैं। यहाँ पर किन तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, सबसे पहले इसको याद रखेंगे। ह्यूमस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और लाइम या फिर चूना, याद रहेगा, इनकी कमी पाई जाती है। यहाँ पर किस प्रकार की फसलें होती हैं? फसलों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं उनको भी हम देखेंगे। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी समझते चलिए। यहाँ पर गेहूँ होगा, चना भी होता है, दलहन आदि भी होती हैं। ये सारी आप फसलें यहाँ पर देख सकते हैं। किसकी कमी याद रखिएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस और लाइम या फिर चूना। अगली यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी अब बुंदेलखंड वाले रीजन में मिल रही है? पहली भोंटा, भोंटा हमने लिखा या भोटा लिखा होता है, कई जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जो विंध्य श्रेणी है, जैसे यहाँ पर हमने शिवालिक रेंज देखी थी, शिवालिक से मृदा के अपर्दन और निक्षेपण की वजह से मृदा का निर्माण हुआ गंगा के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते इसी प्रकार यहाँ पर विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज से क्या होगा? अक्षय अपर्दन के द्वारा पठारी क्षेत्र में इस मृदा का निर्माण होता है, जो कि मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है अगर कृषि की बात करें तो। अगली मृदा जो आपको याद रखनी है वो मांड या मार है। ठीक है, इस दोनों नाम से आप देख सकते हैं, मांट भी लिखा होता है कई जगह। ये हल्की काली मतलब ग्रे कलर की होती है। मार्ट की तरह चिपचिपी या मृदा ऐसी मृदा होती है। इसमें चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में थोड़ी चिकनी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है, तो सिलिकेट होगा, सिलिकेट पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है।
ये सारे तत्व इनमें पाए जाते हैं। खैर ये नहीं पूछा जाएगा, बट क्लासिफिकेशन हो रहा है तो देखते चलेंगे। अगली मृदा है राकड़, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिल रही है। लाल और भूरे रंग की है, कम उपजाऊ है। अगर कम उपजाऊ होगी तो यहाँ पर जैसे दलहनी फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं, ये उगाई जा सकती हैं। ये देखो जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिणी पठारी ढलानों पे पाई जाती है। इनका क्षेत्र भी याद कर लेंगे। दक्षिणी पठारी ढलानों पर ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास परवा या पड़वा मृदा है। हल्के लाल रंग की होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है। हमीरपुर, जालौन और जो यमुना नदी वाला क्षेत्र है इसके ऊपरी जिलों में पाई जाती है, हल्के लाल रंग की है। कृषि यहाँ पर भी मोटे अनाज होंगे, क्योंकि ये जो मृदाएं हैं यहाँ पर जो दक्षिणी वाले क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती जैसे कि जलोढ़ मृदा होती, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज आप ठीक ठाक मात्रा में देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मृदा है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, वो काली, रेगुर या कपासी या करेल मिट्टी, इन सब नाम से इसको जानते हैं। काली मृदा करेल नाम से जानी जाती है, कपास, रेगुर, क्योंकि यहाँ पर कपास बहुत अच्छे से होता है। कहाँ पर मिलेगी? तो वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड वाले रीजन में। वेस्टर्न यूपी में कौन कौन से आपको याद रखने हैं? जैसे जालौन है, झांसी है, ललितपुर वाला रीजन है। कभी कभी क्षेत्र भी आपको आइडिया रहता है तो आप काफ़ी क्वेश्चंस उससे हल कर सकते हैं। हमीरपुर है। इन सभी क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में है, लेकिन यूपी में भी काली मृदा पाई जाती है। अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा नहीं पाई जाती है और जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत होगा, क्योंकि काली मिट्टी भी हमारे यूपी में पाई जाती है, जो कि वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड वाला रीजन है। इसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में ज़्यादातर पाई जाती है। स्वतः जुताई वाली कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब पानी होता है तो ये नमी युक्त गीली मिट्टी रहती है, लेकिन जब इसका पानी निचले स्तर पर चला जाता है तो इसमें बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं। इन क्रैक्स की वजह से ऐसा दिखता है कि ये स्वतः जुताई वाली फसल है, या बीच में अपने आप से इसमें जुताई हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा काली या रेगुर मृदा के बारे में। अब हमें अम्लीय या क्षारीय मृदा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं मरुस्थलीय मृदा बताऊंगी। तो जहाँ पर कम वर्षा होता है, जहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत ही कम है, मरुस्थल प्रकार की मृदा होगी। जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, मथुरा है, इन वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कम ही उपजाऊ होती है, कमी भी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की, चूना की अधिकता पाई जाती है यहाँ। इसके अलावा कुछ और मृदा है, जैसे कि अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या है। तो कहीं पर अम्लीय पाई जाती है, कहीं पर क्षारीय। हमारे यहाँ जो यूपी में क्षारीय मृदा यूपी में सर्वाधिक है। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर क्षारीय मृदा होती है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, मैनपुरी। ये अम्लीय और क्षारीय है क्या? तो देखिए जो नॉर्मल पीएच होता है उदासीन, वो 7 होता है। अगर 7 पीएच से कम होगा तो अम्लीय होगी, अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर क्षारीय या फिर लवणीय मृदा होती है। लवणीय मृदा मतलब सॉल्ट से प्रभावित होती है। सोडियम जो आयंस होते हैं यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। अगर अधिकता में है, बहुत अधिक है, तो क्षारीय हो जाएगी, अदरवाइज उसको लवणीय मृदा कहते हैं। और अम्लीय, इनमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट से जो प्रभावित क्षेत्र है, ये मैंने लिख दिया, अलीगढ़ है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, एटा है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, मैनपुरी। इसके अलावा कुछ और मृदा के नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं अलग से लिख दे रही हूँ। जैसे कि पहली हो जाती है ऊसर या रेह। ऊसर, रेह, कल्लर, ये हो जाती है ऊसर, या फिर इसी के साथ रेह मिट्टी। ये क्या होती हैं? ये वाली मिट्टी जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे क्षारीय मृदा, उसी प्रकार ये भी लवण से प्रभावित होती हैं। जहाँ पर देखिए कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कानपुर है, कानपुर नगर हो गया, लखनऊ वाला क्षेत्र हो गया, मैनपुरी है, मैनपुरी, सीतापुर, ये जो लखनऊ के आसपास वाला, सीतापुर के आसपास वाला क्षेत्र है, ये सारे किस में आ जाएंगे? इटावा, रायबरेली, ऊसर या रेह या मिट्टी में, ठीक है। इसमें इसके अलावा एक बंजर मिट्टी भी आपको दे करके पूछा जा सकता है। अलग अलग से अन्य मृदाओं को पूछा जा सकता है। बंजर बोलते हैं, भाट भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पर मिलती है यूपी के? तो जो गोरखपुर वाला रीजन है, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, ये सारे रीजन जो हैं जहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में। और देख सकते हैं कुशीनगर भी है, सिद्धार्थनगर, गोंडा, इन सारे क्षेत्रों में बंजर या भाट बोलते हैं मिट्टी को, जो कि ऊसर भूमि है, यही जो यूपी में पाई जाती है, इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? बंजर या भाट बोला जाता है। थोड़ी चिकनी बलुई मिट्टी होती है। यहाँ पर ढू मतलब कि एक तरह का ढेर देख सकते हैं या फिर टीले देख सकते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने सारी मृदाओं को देख लिया है।
तो ये सारे क्लासिफिकेशन हमने देख लिए हैं। अलग से अगर कोई मृदा पूछी जाएगी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो मिट्टी वाला ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने यूपी की मृदा को क्लासीफाई किया। किसमें? भाबर तराई की मृदा, गंगा के मैदान, दक्षिण के पठार की मृदा। जहाँ पर सबसे पहले भाबर और तराई मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद गंगा के मैदान की मृदा, बांगर और खादर। रिवीजन कीजिए मेरे साथ। देखिए जो जलोढ़ या कॉप मिट्टी होती है उसमें भी पुरानी और नई प्रकार की मृदा है। बांगर और खादर में उसको क्लासीफाई किया, किसकी कमी किसकी अधिकता सामने दिख रहा है। बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। खादर नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ, इन सभी नाम से जानी जाती है। और बांगर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़, उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा होती है। कम उपजाऊ होगी, लेकिन खादर क्या होगी? अधिक उपजाऊ होती है। ये इमेज आपको दिख रही होगी, इससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ आ गया होगा। दक्षिण पठार की मृदा में हम कई तरह की मृदा पढ़ते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला रीजन आता है। जैसे कि भूड़ क्या होते हैं? बलुई मिट्टी के ऊंचे टीले हो गए। लवड़ी या क्षारीय मृदा क्या होती है? जैसे ऊसर वाली जो भूमि है उसको मैंने अलग से भी लिख दिया है, और ऊसर वाली मृदा को ही लवड़ी या क्षारीय मृदा में आती है। इसको भी कई कई नाम से भी जानते हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे रे हो गया, बंजर है, कल्लर है, अलग अलग नाम है लवड़ी और क्षारीय मृदा के। फिर बलुई मिट्टी मैंने बता दी। इसके अलावा बुंदेलखंड वाला जो रीजन है यहाँ पर मिश्रित प्रकार की पाई जाती है। अब कौन कौन सी? लाल और पीली मृदा हो गई, परवा या पड़वा मृदा हो गई, माड या मार हो गई, राकड़ हो गई, ये सारी मैंने बता दी हैं। इनके बारे में भी बताया, और एक भूंटा मृदा बताई है। ये सारी कहाँ पर मिल रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बघेलखंड वाले रीजन में ज़्यादातर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। हमीरपुर, जालौन, ये सब, माफ़ कीजिएगा, मिर्ज़ापुर वाले रीजन में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले रीजन में, ठीक है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, हाँ लाल और पीली मिट्टी। बाकी क्षेत्र जो होंगे यहाँ पर भोंटा हो गई, माड या मार हो गई, राकड़, पड़वा मृदा, ये सारी। अमरीछाली में देखिए ये जो हमने पढ़ा था, इसी में रे, ऊसर, बंजर, कल्लर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिनको मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा कालिया, रेगुर, कपासी मिट्टी होती है, जो कि बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है। वेस्टर्न यूपी में भी पाई जाती है। स्वतः जुताई वाली मृदा है। मरुस्थलीय मृदा जहाँ पर कम वर्षा होती है, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। और इसके अलावा जो चीज़ें और अलग से फैक्ट्स बताने थे वो मैंने बता दिए। तो मृदा वाला ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यूपी जीके में। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, जल्दी से सारी क्लासेस कर लीजिए, फिर इनको रिवीजन का समय दीजिए, नोट्स बनाते रहिए। PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पर दे दूँगी। और बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कहीं कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आप लोग के क्लासेस के क्या रिव्यू हैं, क्लासेस में क्या कमी है या क्या और सुधार हो सकते हैं, क्या नई चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। मैप में ज़्यादातर चीज़ें ऐड करके ही बताती हूँ, जिससे रटना कम पड़े, समझ में आ जाए। बाकी कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।